वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मतदान 7 चरणों में होगा, जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। बाकी 3 राज्यों में वोट 14 फरवरी को पड़ेंगे। इन चुनावों का आयोजन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये महामारी की तीसरी लहर के बीच हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले पिछले साल मार्च अप्रैल में भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। तब दूसरी लहर जोरों पर थी। उन चुनावों में कोरोना से बचाव के नियमों की खूब धज्जियां उड़ी थीं और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता नहीं दिखा था। इस वजह से आयोग को कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसी से सबक लेकर अब चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर स्तर पर कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो। चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब देखने की बात यह होगी कि हमारे राजनीतिक दल कितनी जिम्मेदारी और संयम से काम लेते हैं, आयोग की कितनी सुनते हैं। अब तक चुनावी सभाओं में जिस कदर भीड़ उमड़ती रही है, उसके लिए लोगों से कहीं ज़्यादा दोषी राजनीतिक दल हैं। पिछले 1 महीने में सभी दलों ने महामारी विशेषज्ञों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए चुनावी सभाएं और रैलियां की और गैर जिम्मेदारी का ही परिचय दिया। इसलिए आयोग ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। पहला बड़ा कदम आयोग ने फिलहाल यह उठाया है कि 15 जनवरी तक राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी तरह की रैली, जनसभा, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली और नुक्कड़ सभाओं जैसे आयोजन नहीं कर सकेंगे, ताकि भीड़ जमा न हो पाए। प्रचार के लिए उम्मीदवारों से डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। घर घर जाकर भी प्रचार करने की छूट दी है, पर इसमें भी 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। हर रैली से पहले न सिर्फ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को, बल्कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनकी सरकारों को भी कोविड नियमों की पालन सुनिश्चित करवाने का हलफनामा देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। इसलिए अब देखने की बात यह है कि कौन कितनी जिम्मेदारी दिखाता है और आयोग के दिशा निर्देशों को मानता है। कोरोना का संकट तो अपनी जगह है ही, एक और बड़ी चुनौती है। वह यह है कि चुनावों में दागी उम्मीदवारों पर लगाम कैसे कसी जाए। आयोग ने इस बार राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को कहा है। खुद उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में इसका ब्यौरा देना होगा। आयोग ने यह कदम दागी उम्मीदवारों को
राजनीति में आने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के मद्देनज़र उठाया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी चुनाव आयोग के लिए कम सरदर्द नहीं रहा है। इसलिए राजनीतिक दलों को इसके लिए भी हिदायतें दी गई हैं। देखा जाए तो नियम कानूनों या दिशा निर्देशों की कहीं कोई कमी नहीं है। संकट तब खड़ा होता है जब राजनीतिक दल आयोग के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं और आयोग असहाय महसूस करता है। ये विधानसभा चुनाव आयोग के लिए भी किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आजकल शिक्षण संस्थाएं खोलना एक सुरक्षित निवेश और दीर्घकालिक आय का स्रोत माना जाता है। जब से सरकारों ने आबादी के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और सबको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के अपने दायित्व से हाथ खींचे हैं और इसके लिए निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना शुरू किया है, तब से इस क्षेत्र में कारोबारी होड़ बढ़ गई है। जिस भी उद्यमी के पास कमाई कुछ अधिक है वह शिक्षण संस्थानों की श्रृंखला खोलता देखा जाता है। अनेक देसी बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों ने स्कूल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय खोल लिए हैं। उनमें पढ़ाई लिखाई और व्यक्तिगत विकास के उत्तम संसाधन उपलब्ध होने के बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं। आजकल तो उच्च शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थान नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने यानी प्लेसमेंट के दावे करते हुए भी विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह वे मनमानी फीस वसूली भी करते देखे जाते हैं। हरियाणा का अशोका विश्वविद्यालय भी उन्हीं में से एक है। कुछ समय पहले इस विश्वविद्यालय के कुलपति को रहस्यमय ढंग से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इसके सह संस्थापकों ने विश्वविद्यालय की तमाम समितियों और बोर्डों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल सह संस्थापकों की दवा कंपनी में 1600 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसलिए उन्होंने अपने को विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अलग कर लिया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि सीबीआई ने जिस दवा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है उसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। विश्वविद्यालय से 200 दानदाता जुड़े हैं जिनकी मदद से इनका संचालन होता है, मगर यह तर्क शायद ही किसी के गले उतरे। पहले के समय में बहुत सारे उद्यमी व्यवसायी निजी स्तर पर या मिलकर परोपकार और समाज सेवा की भावना से शिक्षण संस्थाएं खोला करते थे। उनमें पढ़ाई लिखाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता की खासा ध्यान रखते थे। पर अब शिक्षण संस्थान चूंकि व्यावसायिक मकसद से खोले जाने लगे हैं, उद्यमियों के दूसरे कारोबार से उन्हें अलग करके देखना संभव नहीं है। सरकारें उन्हें बाजार कीमत से काफ़ी कम दर पर ज़मीन उपलब्ध कराती हैं। बैंक भी आसान शर्तों पर कर्ज दे देते हैं। इस तरह शैक्षणिक संस्थान बन जाने के बाद उनके प्रबंधकों का सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित देखा जाता है कि किस तरह कम से कम समय में कमाई बढ़ाकर सारा कर्ज चुकाया जाए और फिर अपनी जेबें भरी जाएं। फिर ये व्यवसायी शिक्षण संस्थाओं की आड़ में अपने दूसरे व्यवसायों के आय व्यय के ब्यौरे में
धोखाधड़ी करते रहते हैं। काफ़ी समय से कुछ लोग सुझाव देते रहे हैं कि चूंकि निजी शिक्षण संस्थानों का सारा कामकाज व्यावसायिक ढंग से होता है, इसलिए उन पर व्यावसायिक गतिविधियों पर लगने वाले नियम कायदे लागू किए जाने चाहिए। अब ये शिक्षण संस्थान न तो धर्मादा और सेवा भाव से संचालित होते हैं और न दान से चलते हैं, इसलिए इन पर आयकर आदि संबंधी छूटों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। फिर पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व तथा कौशल विकास के नाम पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के हवाले से जो मनमानी फीस वसूली जाती है, उसके लिए भी एक व्यावहारिक नियामक तंत्र विकसित होना चाहिए। अशोका विश्वविद्यालय के सह संस्थापकों की कंपनी में धोखाधड़ी ने एक बार फिर उन सुझावों को रेखांकित किया है। शिक्षण संस्थानों का कामकाज पवित्र और पारदर्शी होना ही चाहिए। स्टॉप।